गति का द्वितीय नियम आज शुरू कर रहे हैं। तो गति का प्रथम नियम यह बतलाता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है ना। असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, टेबल पर कुछ रखा हुआ है, उसे हम ढकेल रहे हैं या उसे हम ठेल रहे हैं या हम खींच रहे हैं, है ना, या हम गिरा रहे हैं, तो क्या हुआ? असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर लगा, कार्य किया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, उसका स्थान का परिवर्तन भी हुआ और उसके वेग में भी परिवर्तन हुआ बाह्य बल के द्वारा। अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। वेग में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन होना ही त्वरण कहलाता है ना। ये हम लोग गति पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं, मोशन लेसन जब पढ़ा रहे थे उस समय। तो अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम यह देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है। किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है, उसका बल को हम कैसे मापेंगे। तो कुछ छोटा मोटा एक्टिविटीज, छोटा मोटा दिन भर का दैनिक अनुभव का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके द्वारा हम लोग समझेंगे, है ना। छोटे छोटे घरेलू जो कुछ कुछ होते हैं, तो उससे हम लोगों को ज्यादा अनुभव होता है, क्योंकि दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है और हम लोग उसको देखते हैं। तो जो चीज देखते हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि टेबल टेनिस का गेंद आप लोग सब देखे होंगे, छोटा सा बॉल होता है। यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता है ना। आप लोग को पता है, आप लोग को भी लगा होगा, छोटा सा गेंद व्हाइट कलर का, उससे क्या चोट लगेगा? तो उससे घायल नहीं होता है। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है ना। टेबल टेनिस के बॉल और क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे यदि खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है। यदि सड़क के किनारे कोई ट्रक खड़ा है तो कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकेंड जैसे कम गति से भी, है ना, उतने कम गति से भी यदि चलते हुए ट्रक से टक्कर लगता है रास्ते में, तो कोई खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है ना। अंतर देखे, टेबल टेनिस का बॉल लगा, कुछ नहीं हुआ, वो टकरा के वापस हो गया। लेकिन जब क्रिकेट का बॉल खूब तेजी से, वेग से जब हमारे शरीर पर कहीं पे भी लगता है तो हमें अच्छी खासी चोट लगती है। इधर सड़क के किनारे यदि कोई खड़ा ट्रक है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि वही ट्रक कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में किसी खड़े व्यक्ति को लग जाता है, व्यक्ति से सटता है, टक्कर लगता है, तो वो मृत्यु का कारण बन सकती है। तो एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर हम बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है ना। बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए, गोली तो छोटा है लेकिन वह किसी मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है ना। इतना तो क्लियर हो गया कि वस्तु के द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव है वह वस्तु के द्रव्यमान यानी कि वस्तु के मास, है ना, उसका कितना वेट है, उसका क्या मास है, एवं वेग उसका पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है।
इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। किसी वस्तु को त्वरित किया जाए तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, होगी ना? अधिक बल की आवश्यकता होती है। ऐसे हम उसको कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि है जिसको संवेग के नामक इस राशि को संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था, है ना? इस राशि का नाम दिया गया संवेग। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग, उसको हम P से निरूपित करते हैं, P से दर्शाते हैं। किसी वस्तु का संवेग P उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है ना? जब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, मास, एक छोटा सा टेबल टेनिस का बॉल, उसका मास बहुत कम है, टकराया चला गया, कुछ पता नहीं चला। एक क्रिकेट बॉल का जो बॉल रहता है, जो इतनी दूरी से और फोर्स से, है ना, वो जब हम टकराता है क्रिकेट का बॉल, तो उससे कितनी चोट लगती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा द्रव्यमान और वेग, है ना, दोनों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है ना? यदि बहुत हल्का सा हम फेंक रहे क्रिकेट का बॉल, थोड़ा सा ऐसे करके, उतना वो घायल नहीं करेगा जितना कि हम पूरे फोर्स के साथ, पूरे ताकत से जब हम क्रिकेट के बॉल को फेंकते हैं तो कैच करने के लिए जो लगता है उसमें पूरे का पूरे फोर्स और वेग रहता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है ना? अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने किया, हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक और महत्वपूर्ण राशि है जिसका नाम है संवेग। ठीक है, संवेग का नाम न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने इसका नाम दिया है। किसी वस्तु का संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से और v को, वेलोसिटी को v से। तो यहाँ पर मेरा पहला सूत्र क्या निकला, P इज इक्वल टू m इंटू v। यहाँ पर P है संवेग, ठीक है, P है संवेग, m है मास इंटू v है वेग। ये 9.1 ये सूत्र हुआ। अब है कि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होगी जो वेग की होगी, है ना? इसकी दिशा वही होगी जो वेग की होगी। जब किसी चीज को जिस डायरेक्शन में फेंकेंगे, जिस डायरेक्शन में हम फेंकते हैं, वो दिशा वही होगी जो वेग की होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तन करता है। ठीक है, चूंकि असंतुलित बल के प्रयोग से ही किसी भी वस्तु
के वेग में जब परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के वेग में जब परिवर्तन होता है, तो बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। बल के प्रयोग से, है ना, असंतुलित बल के प्रयोग से ही उस वस्तु के वेग में परिवर्तन। यदि बल का प्रयोग नहीं होगा तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब हम फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो क्यों परिवर्तन होगा? इसलिए असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। हम कह सकते हैं आराम से, क्योंकि बिना बल का वेग में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब है कि बल जो है वह संवेग को भी परिवर्तित करता है। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग को? बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है, क्योंकि बल के परिवर्तन के लिए, वेग में परिवर्तन के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं। असंतुलित बल का प्रयोग करते हैं तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। इसका मतलब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बल जो है वह ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। एफ, बल यानी कि फोर्स। एक ऐसी अवस्था के बारे में हम विचार करें जिसमें कि खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकेंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, ठीक है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक खराब कार को धकेलने के लिए, धक्का देने के लिए, उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए उतना पर्याप्त है, ठीक है, कि हम उतना धक्का देंगे तो वो गाड़ी चल सकती है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो यह भी स्टार्ट नहीं होता है। यदि इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक या दो आदमी उसको धक्का दे रहे हैं, अचानक धक्का देते तो भी यह स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग भी घर में स्टार्ट करते होंगे या रोड पर कहीं पर देखते होंगे, कोई कार खड़ी है, लोग धक्का दे रहा है, नहीं चल रहा है। एक आदमी दो आदमी उसको धक्का दे रहा, नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद वो अचानक घर से आवाज करके वो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है ना। आदमी का बल लगा और कुछ समय लगा, तो कुछ अंतराल के बाद वह गाड़ी धक्का देने से स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो गाड़ी जब लगातार धक्का देने से जब स्टार्ट हो जाती, गति पर आ जाती है, तो इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं हुआ, है ना, केवल बल के परिमाण से नहीं हुआ। किससे हुआ? बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए है, कितना क्लियर है, इसको समझिए। जब हम कार को धक्का दिए, हाँ, एक या दो व्यक्ति कार को धक्का दिए तो कार स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग दैनिक जीवन में हमेशा देखते होंगे, रोड पर, गली में, चरम कहीं पर गाड़ी रुक गई है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब दो चार आदमी और लग गया या उसको चलो भैया और करो, तब देखो स्टार्ट हो जाएगा, तो और धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या था कि हमने उसमें फोर्स लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन गाड़ी सिर्फ बल लगाने से स्टार्ट नहीं हुआ, उसके साथ और क्या हमने लगाया? बल के साथ साथ समय लगाया, है ना, क्योंकि अचानक धक्का देते हैं तो भी ये स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है।
इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल फोर्स के द्वारा बल के परिमाण से ही नहीं होता है, केवल बल के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, बल और समय, ठीक है, फोर्स और टाइम। तो उस समय बल लगाया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है, उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ से खूब ध्यान से समझिए कि केवल बल ही पर्याप्त नहीं है, बल के साथ साथ उस समय का भी उतना ही महत्व है। उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में तो फिर आप हमसे पूछिए। संवेग में परिवर्तन होता है। गति का द्वितीय नियम यह बतलाता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। गति का द्वितीय नियम यह बतलाता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। अब इसका गणितीय फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं वो अभी मैं बतला रही हूँ। कैसे फॉर्मूला निकलेगा फोर्स का, संवेग का, और गति के द्वितीय नियम की कैसे गणितीय गणना होती है, कैसे सूत्र तैयार होता है ना, ये भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले कि एम द्रव्यमान हो गया, किसी भी वस्तु का एम द्रव्यमान, यू प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, टी समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः P1 और P2 होता है। ठीक है, एम से द्रव्यमान, U प्रारंभिक वेग, T समय, F बल फोर्स, वस्तु का वेग वेलोसिटी v हो जाता है, और इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग हो जाता है P1 और P2। तो P1 प्रारंभिक हो गया, मास एंड U, ठीक है, मास एंड U। P2 हो गया, मास एंड V होंगे। अब है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। हाँ, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 हो गया, देखिए P2 mv और P1 mu। ओके, अब यहाँ पर है P2 के जगह पर हमने लिख दिया mv एंड माइनस mu, P1 के जगह पर mu,
देन m इंटू v माइनस u। यहाँ तक क्लियर है? अब है कि संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल टू m, और इसको हमने कॉमन निकाल लिया v माइनस u बाई t, या लगाया गया बल फोर्स समानुपाती प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u बाई t। हो गया? अब यहाँ पर फोर्स बल, यहाँ पर हमने क्या किया, k कांस्टेंट रखा, k कांस्टेंट निकाले स्थिरांक, और m v माइनस u बाई t। अब F इज इक्वल टू k m v माइनस u बाई t इज इक्वल टू a। ठीक है? एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई t होता है। ये हो गया। यहाँ पर 9.1 फॉर्मूला तैयार हुआ था, संवेग बराबर मास गुने वेग, यानी कि P इक्वल टू एम इंटू वी। 9.1 हुआ, ये हो गया 9.2। तो यहाँ क्या बन गया, F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट m इंटू ए। ठीक है? ये 9.2 हो गया, ये 9.3 हो गया। अब यहाँ a कहाँ से आया, a है एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी। इतना की जगह पर हमने क्या लिखा, v माइनस u बाई टी की जगह पर हमने लिखा a। तो a बराबर इतना होता है। इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि a कहाँ से आया। ठीक है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इतना की जगह पर हमने a लिखा, a होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर, अब है कि वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण a ये है ना, ये त्वरण a के एक अनुपातिकता स्थिरांक है, के कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है के। द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक क्रमशः क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान के केजी और त्वरण के एसआई मात्रक हो गए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है ना? त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और द्रव्यमान 1 केजी, 1 केजी, एसआई मात्रक केजी। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं, बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है और इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में, 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 ms पर सेकेंड, है ना, स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यहाँ से देखिए, जैसे हमको F से निकालना है ना, F इक्वल टू के कांस्टेंट m इंटू ए। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, बल का मात्रक हम निकाल रहे हैं। के कांस्टेंट का एक मान हो जाता है, तो एक इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है ना, पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। अर्थात एक इकाई बल बराबर, एक इकाई बल बराबर के कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया के, और यहाँ होगा केजी, 1 केजी। ठीक है? यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, ये यहाँ पर होगा 1 केजी। ठीक है? ये जो द्रव्यमान है यहाँ पर होगा केजी एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सूत्र है, देखिए यहाँ पर है ना, F इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। तो के हो गया एक इकाई बल के, एम हो गया 1 केजी
एंड ए हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा बल का मात्रक निकला, बल का मात्रक हुआ। तो इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है, k का मान 1 हो जाता है। समीकरण 9.3 से हम देख रहे हैं यहाँ से, है ना, अभी हमने दिखलाया 9.3 से, ये वाला फॉर्मूला से k m a। तो इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है और समीकरण 9.3 से हो जाता है F इजकल टू m इंटू a। ये बन गया 9.4 इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हो गया 9.4 में F इजकल टू m इंटू a। अब यहाँ देख रहे हैं कि बल का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना। बल का मात्रक क्या हो गया, यहाँ पर हमने भी मात्रक निकाला था कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये मिला के क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का मात्रक, फोर्स का यूनिट, बल का मात्रक। इसे न्यूटन कहते हैं। आइजक न्यूटन के नाम पर ये बना है, आइजक न्यूटन के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है और इसको एन द्वारा हम लिखते हैं, एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, जरूर आया होगा, नहीं आने से आप डाउट पूछ सकते हैं। जिसे एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को, गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है ना। गति के सेकंड लॉ से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले जो बल है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स है, उसको मापने की विधि मिलती है। कितना फोर्स हमने लगाया, कितना फोर्स लगा। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। कैसे हम पता लगाए बल को, उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से हमने क्या पता लगाया कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल के मापने की विधि। ठीक है, यहाँ पर देखिए F इजकल टू m इंटू a। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है, वो क्या हो गया, बल को उस वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण उत्पन्न होगा उस वस्तु में, तथा उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान, उसका मास के गुणनफल से उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, वस्तु पर लगने वाले बल को मापना। ठीक है, बल को हम लोग कैसे मापते हैं, एक्सीलेंस से, यानी कि उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण से और उसके द्रव्यमान के गुणनफल से। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा। अब है गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः करते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में खेत रक्षक या फिर फील्डर को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा होगा। चित्र देखिए यहाँ पर, है ना, लेकर के हाथ को पीछे की ओर से खींचता है, देखिए पीछे की ओर खींचता है। तो मैदान में फील्डर जो है, फील्डर्स लोग जब खूब तेज गति से गेंद आती है तो उसको लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखे होंगे आप लोग सब जरूर। तो गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। गेंद को जब हाथ को पीछे करता है तो गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है ना। गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से
आ रहे गेंद का प्रभाव, तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को हम अचानक रोक लेते हैं, यदि गेंद को हम अचानक रोका जाता है, तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग का परिवर्तन की दर अधिक होगी। जब अचानक हम गेंद को लेते हैं, अचानक गेंद को जब हम कैच करते हैं, खूब तेज गति से आए हुए गेंद को, तो उसमें समय शून्य, बहुत कम समय में शून्य होता है और संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए यदि कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा कि जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी के हथेली में भी चोट लग जाए। यदि हम तेजी से आ रही गेंद को अचानक हाथ से रोकते हैं, ठीक है, तब वो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत अधिक रहता है, उसमें हमारे हाथ में चोट लग सकती है। तो आप देखे होंगे कि कोई भी खिलाड़ी, फील्डर जब कैच करता है गेंद को, तो वो हाथ पीछे की ओर खींचता है। देखिए इस चित्र में जैसा दिखला रहा है। क्रिकेट में खेल में कैच लपकते समय फील्डर जो है वो गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है ना। अपने हाथ को जैसे लिया, वो धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ये तो आप लोग को बहुत अनुभव होगा, क्योंकि आप लोग छोटे से ही क्रिकेट खेलते हो। आजकल तो सभी क्रिकेट खेलते हो, लड़के लड़कियां सब। तो ये सबसे अच्छा आपको उदाहरण है कि जब गेंद खूब तेजी से आता है गेंद, तो खिलाड़ी जो है वह हाथ को धीरे धीरे पीछे करता है। हाथ को धीरे से, बॉल को लेकर के हाथ को धीरे धीरे पीछे करता है। तो तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाए, तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होगा और गेंद के संवेग में परिवर्तन का दर अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, तो लपकने में भी ज्यादा ताकत लगाना होगा। तो अधिक बल लगाना होगा तो उससे हो सकता है कि चोट लग जाए, फट जाए। कभी कभी ऐसा होता है, इतना वेग में रहता है और कैच करते हैं तो हाथ चोट लग सकता है और हथेली फट भी सकती है ना। इसलिए प्लेयर जो होते हैं जब गेंद को कैच करते हैं, तो हाथ को ऐसे करके पीछे करते हैं। ये एग्जाम्पल हुआ। और फिर देखिए, जब खिलाड़ी कूदते हैं, कूदने वाली मैदान होती है, यहाँ जहाँ हाई जंप हो रहा है, कूदना है, उस जगह में क्या करते हैं, खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए, चूंकि समय थोड़ा सा बढ़ेगा तो उन्हें चोट कम लगेगी। तो खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। समझ में आया होगा आप लोग को। इधर प्लेयर जो है वो गेंद को कैच कर रहा है, वो हाथ को पीछे कर ले रहा है, संवेग के परिवर्तन की दर को कम कर दे रहा है ना। संवेग के परिवर्तन की दर थोड़ा सा कम हो जाती है जब वो हाथ को पीछे कर लेता है और उसका प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। इधर जब ऊंचे मैदान में जब कूदता है लोग, जब कूदने वाली खेल होती है, कूदने वाली मैच होती है, तो बालू या कुशन को लगा दिया जाता है, बिछा दिया जाता है, ताकि खिलाड़ियां जब छलांग लेकर के लगाने के बाद वो कूदेंगे, वो गिरेंगे, तो गिरने के समय को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर थोड़ी कम होती है।
है ना, संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है, अन्यथा क्या होगा, वो अचानक गिरेगा और उसे फिर चोट लगेगी। संवेग परिवर्तन अधिक रहेगा, उसकी दर अधिक रहेगी और वह चोट खा जाएगा। अब तीसरा देखिए, कराटे का एक खिलाड़ी कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है? गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो समीकरण 9.4 हो गया, F इक्वल टू m इंटू ए, है ना, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, या F इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बाई टी, ये हो गया A। तो F फोर्स T टाइम एफ टी इज इक्वल टू एम वी एंड माइनस एम यू, ये हो गया 9.5। अर्थात जब F0 किसी भी समय t पर v इज इक्वल टू यू, इसका अर्थ है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, यदि वस्तु समान वेग u से चलती है लेकिन u जो है शून्य है, प्रारंभिक वेग हमारा शून्य है, तो ये भी शून्य होगा, v भी शून्य होगा, अंतिम वेग भी शून्य होगा। इसका मतलब है कि वह वस्तु किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। यदि F0 हो तो, ठीक है, यदि F0 तो किसी भी समय t पर v इक्वल टू यू, इसका अर्थ है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा और वस्तु विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, इतना करके आज मैं इसको फिनिश करती हूँ। अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास में ये उदाहरण मैं आप लोग को बतलाऊंगी। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।